गरीब कूड़ा बिनने वाली। माला एक बहुत ही गरीब लड़की थी। वो लोग शहर के स्लम एरिया में झुग्गी में रहते थे। उसके माता पिता कूड़ा बिनने का काम करते थे और माला भी अब बड़ी हो गई थी। वो भी कूड़ा बिनने का ही काम करती थी। माला के माता पिता के पास बच्चों को पढ़ाने के पैसे तो कभी थे नहीं। जो थोड़ी बहुत कमाई कूड़ा बिनने पर होती थी, उससे मुश्किल से 2 वक्त की रोटी आ पाती। माला भी कभी स्कूल नहीं गई थी, परंतु माला देखने में बहुत ही खूबसूरत लड़की थी। इसके रंग रूप को देखकर कोई भी नहीं कह सकता था कि वो एक कूड़ा बिनने वाली है। माला के माता पिता सड़कों पर कूड़ा बिनने का काम करते थे और माला एक कॉलोनी के घरों से कूड़ा इकट्ठा करती थी। कभी कभार किसी घर में कोई आयोजन होता था तो वहां से बचा हुआ खाना उसे मिल जाता था। उस दिन वो बहुत खुश होकर घर आती थी। अरे माँ, देखो मैं क्या लेकर आई हूँ। आज तो तुम और पिताजी बहुत खुश हो जाओगे। देखो, इसमें पनीर की सब्जी, आलू पूरी सब कुछ है। चलो आज तो मजे का खाना खाते हैं। अरे, ये तो कल का बासी खाना होगा। देख ले ये ठीक भी है कि नहीं। अरे हमारे लिए क्या खराब और क्या ठीक। हमें तो ये भी मिल जाए तो बहुत है। चुपचाप सब खाना खाओ। वो सब लोग खाना खाने के लिए बैठ जाते हैं। इसी तरह माला की जिंदगी बीत रही थी। जिन जिन घरों में कूड़ा उठाने जाती थी, उन सब से बहुत प्यार से बात करती थी और वो लोग भी उससे बहुत अच्छा व्यवहार करते थे। परंतु कविता नाम की एक औरत उससे बहुत घृणा करती थी। एक दिन माला उसकी सीढ़ियों पर थक कर बैठ जाती है। तभी कविता वहां आ जाती है। अरे ये क्या कर दिया? तुम यहाँ सीढ़ियों पर क्यों बैठ गई? मेरी सारी सीढ़ियां गंदी कर दी। मैंने आज ही सफाई वाली से सब धुलवाया था। अरे अरे, मुझे माफ कर दो। अब मैं बहुत ज्यादा थक गई थी तो इसीलिए यहाँ छाया में आकर बैठ गई। देखो, मैंने आपकी सीढ़ी गंदी नहीं की, ये बिल्कुल साफ सुथरी है। परंतु कविता उसे वहां से भगा देती है। माला बहुत ही अच्छे स्वभाव की लड़की थी। वो इतनी मुश्किल जिंदगी जीते हुए भी हमेशा हंसती रहती थी और लोगों की मदद करने को तैयार रहती थी। एक बार कविता का बेटा बाहर शहर से छुट्टियों में कुछ दिन अपनी माँ के पास रहने आया हुआ था। वो अपनी माँ की तरह नहीं था। सभी इंसानों को एक जैसा समझता था और ऊंच नीच का भेदभाव नहीं करता था। माला एक दिन कूड़ा लेने के लिए जैसे ही कविता के यहाँ गई और उसने घंटी बजाई तो वहां कविता का बेटा अजय आ गया। जी कहिए, आपको किससे मिलना है? जी मैं कूड़ा लेने आई हूँ। आप घर का कूड़ा लाकर मुझे दे दे। यदि मैं अंदर जाकर लूंगी तो माँ जी बहुत गुस्सा होंगी। अजय उसे देखकर हैरान रह जाता है कि वो एक कूड़ा बिनने वाली है। वो आश्चर्यचकित होकर माला को देखता ही रह जाता है। इतनी सुंदर लड़की पहले उसने कभी नहीं देखी थी। उसे माला बहुत अच्छी लगती है, पर वो बहुत हैरान होता है कि वो ऐसा काम कर रही है। यही सोचते सोचते अजय कूड़ा लाकर माला को दे देता है। माला अक्सर जब भी कूड़ा लेने उस कॉलोनी में आती, अजय ज्यादातर अपनी छत पर होता और वो उसे देखता। एक दिन सामने सड़क पर एक बूढ़ी औरत गिर पड़ती है। तभी वहां सामने से माला भागती हुई आती है और उस बूढ़ी औरत को उठाकर सड़क के किनारे पर बिठा देती है और उसे पीने के लिए पानी लाकर देती है। ये सब अजय छत पर से देख रहा था। अब वो माला से और भी ज्यादा प्रभावित हो जाता है कि ये सुंदर होने के साथ साथ कितने अच्छे स्वभाव और मन की लड़की है। एक दिन अजय कुछ खाना मंगवाकर और माला का इंतजार करता है। जैसे ही माला कूड़ा लेने आती है, अजय उसे खाने का पैकेट देते हुए कहता है, अब ये कुछ खाना मैंने मंगवाया था तो थोड़ा तुम्हारे लिए भी मंगवा लिया। तुम ये खा लो। अरे वाह बाबूजी, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं इसे यहाँ नहीं खा सकती। इसे मैं घर लेकर जाऊंगी और अपने माता पिता के साथ मिलकर खाऊंगी। अजय सोचने लगता है कि इस लड़की में तो हर खूबी है। ये अपने माता पिता का भी कितना ख्याल रखती है। इसी तरह दिन बीते जा रहे थे और अजय माला को चाहने लगा था। वो छुआछूत और ऊंच नीच नहीं मानता था। वो मन ही मन सोचने लगता है कि यदि माला जैसी अच्छी लड़की से उसकी शादी हो जाए तो उसका जीवन सुखी हो जाएगा। परंतु वो जानता था कि यदि ये बात उसने अपनी माँ से कही तो वो कभी भी नहीं मानेगी। इसलिए अजय वो बात अपने मन में ही रखे हुए था। माला रोजाना कूड़ा लेने वहां आती। एक दिन माला कविता के यहाँ कूड़ा लेने गई। उसने देखा कि दरवाजा खुला हुआ है। 2-3 बार घंटी बजाने पर भी जब कोई बाहर नहीं आया तो माला ने दरवाजे को जरा सा धकेला। सामने का नजारा देखकर माला के होश उड़ गए।
कविता जमीन पर बेहोश पड़ी थी और उनके घर में और कोई भी नहीं था। माला ने 1 मिनट भी बिना सोचे जल्दी से ऑटो रिक्शा बुलाया और ऑटो रिक्शा वाले की मदद से उनको ऑटो में बिठाकर डॉक्टर के पास ले गई। वहां से जाते जाते माला गेट के चौकीदार को सारी बात बताकर ये कहकर गई कि जैसे ही कविता का बेटा आए उसे यहीं पास के डॉक्टर के पास भेज दे। अजय जैसे ही कॉलोनी के अंदर घुसा, गार्ड ने उसे सारी बात बताई तो वो भी उल्टे पैर डॉक्टर के क्लिनिक पर भागा। डॉक्टर ने कविता का चेकअप किया और कहा, इनका ब्लड प्रेशर बहुत ज्यादा हाई हो जाने के कारण चक्कर आ गए थे। यदि थोड़ी देर और वो वहां बेहोश रहती तो इनकी जान को भी खतरा था। अजय ये सब सुनकर हैरान हुआ और उसने माला का शुक्रिया भी अदा किया। अजय अपनी माँ और माला के साथ घर वापस आया। कविता को बिस्तर पर लिटाया गया। अब उन्हें काफी ठीक लग रहा था। अजय ने सारी बात अपनी माँ को बताई और माला का शुक्रिया अदा किया। माला, मैं तुम्हारा कैसे शुक्रिया अदा करूं? तुम बहुत अच्छी लड़की हो, ये तो मैं पहले से ही जानता था, परंतु मेरी मां के बुरे व्यवहार के बाद भी तुमने उनकी जान बचाई। यदि तुम उन्हें डॉक्टर के पास न ले जाती तो आज शायद मेरे पास मेरी मां जिंदा नहीं होती। मैं तुम्हारा एहसान जिंदगी भर नहीं भूल सकता। कविता भी सब सुन रही थी और वो भी शर्मिंदा हो रही थी। वो भी माला से बोली, मुझे माफ कर दो माला, मैंने कभी तुम्हें इंसान समझा ही नहीं। तुम्हें देखते ही मैं मुंह बना लिया करती थी। मैंने कभी नहीं सोचा कि यदि तुम लोग सब जगह से कूड़ा साफ ना करो तो हम जैसे लोगों का रहना कितना मुश्किल है। अब तो तुम्हारा मुझ पर बहुत बड़ा एहसान है। तुमने मेरी जान बचाई है। मैं ये कर्ज कभी नहीं उतार सकती। माला उन्हें कहती है कि उसने कोई एहसान नहीं किया। उसके सामने यदि कोई भी होता जिसे मदद की जरूरत होती तो वो जरूर करती। ये कहकर माला उन सबसे विदा लेती है और घर जाने के लिए बाहर आती है। तभी अजय भी उसके पीछे पीछे आता है और सोच लेता है कि आज वो अपने दिल की बात उसे बता ही देगा। अब माला, यदि तुम बुरा ना मानो तो मैं एक बात कहना चाहता हूं। मुझे तुम पहले दिन से ही बहुत पसंद हो। मैं ऊंच नीच का भेदभाव नहीं मानता, और अब तो तुमने मेरी मां की जान बचा ली। मेरे मन में तुम्हारे लिए इज्जत और बढ़ गई है। मैं चाहता हूं कि मैं तुमसे शादी करूं, यदि तुम्हें कोई ऐतराज ना हो। उसकी ऐसी बातें सुनकर माला के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। नहीं नहीं साहब, ऐसा नहीं हो सकता। मेरे चाहने न चाहने का तो सवाल ही नहीं। मुझ जैसी कूड़ा उठाने वाली लड़की को यदि आप जैसा कोई लड़का मिले, ये तो मेरे लिए सौभाग्य की बात है। परंतु ये हो नहीं सकता। आपके और हमारे बीच में बहुत अंतर है। आपके घर के लोग कभी भी इस रिश्ते के लिए तैयार नहीं होंगे। परंतु अजय ने ठान लिया था कि वो अपने घर वालों को मना ही लेगा, और यदि वो नहीं माने तब भी वो माला से ही शादी करेगा। आखिर अजय माला को भी मना लेता है और अपने घर वालों को भी। उसके बाद अजय और माला की धूमधाम से शादी होती है और अजय माला के साथ वापस दूसरे शहर चला जाता है जहां वो नौकरी करता था। वो माला को पढ़ने के लिए प्रेरित करता है और उसे शिक्षा दिलाकर एक शिक्षित महिला बनाता है। इसके बाद माला की जिंदगी बदल जाती है। अब वो कूड़ा बिनने वाली लड़की नहीं रही थी, बल्कि एक अच्छे घर की बहू और एक शिक्षित महिला बन गई थी। रामू अपने परिवार के साथ एक छोटे से शहर में रहा करता था। रामू के परिवार में उसकी बीवी और बेटा कृष्णा थे। रामू शहर के एक अमीर आदमी रमेश के यहाँ ड्राइवर की नौकरी करता था। रमेश का भी एक बेटा था जिसका नाम नितिन था। रामू का बेटा कृष्णा एक सरकारी स्कूल में पढ़ता था और पढ़ाई में बहुत ही होशियार था। वो अपनी क्लास में हमेशा अव्वल आता था। उधर रमेश का बेटा नितिन शहर के नामी स्कूल में पढ़ता था और वो भी पढ़ाई में होशियार था। नितिन भी अपनी कक्षा में दूसरे या तीसरे नंबर पर रहता था। नितिन के माँ बाप नितिन की पढ़ाई से बहुत खुश थे और इकलौता होने के कारण वो उसकी हर इच्छा पूरी करते थे। कृष्णा पढ़ाई में बहुत होशियार था और इसी कारण नितिन के स्कूल में कोटे के तहत उसका एडमिशन हो जाता है। अब कृष्णा भी नितिन की क्लास में ही पढ़ने लगता है। आज कृष्णा और नितिन का 9वीं कक्षा का नतीजा आता है। नितिन 9वीं कक्षा में दूसरे स्थान पर आता है और खुशी खुशी घर आकर अपने माँ बाप को खुशखबरी सुनाता है। मम्मी पापा, देखिए मेरा रिजल्ट आ गया है। मैंने पूरी 9वीं कक्षा में दूसरा स्थान प्राप्त किया है, यानी मैं 9वीं में सेकंड आया हूँ। ये सुनकर नितिन के माँ बाप बहुत खुश होते हैं और नितिन को काफी सारे पैसे देकर अपने दोस्तों के साथ पार्टी करने को कहते हैं। तभी वहां रामू और कृष्णा आ जाते हैं। साहब, मेरा कृष्णा 9वीं कक्षा में प्रथम आया है, इसलिए मैं आप सबके लिए लड्डू लेकर आया हूँ।
अरे वाह कृष्णा, मुबारक हो, तुम फर्स्ट आए हो। ऐसे ही खूब तरक्की करो और अपने माँ बाप का नाम रोशन करो। परंतु उनकी बातें सुनकर वहीं खड़ा नितिन गुस्से में आ जाता है और सोचने लगता है, अरे मैं सेकंड आया हूं और ये फर्स्ट आ गया। मेरे सेकंड आने पर मेरे मम्मी पापा कितने खुश हो रहे थे, परंतु इसने अपने फर्स्ट आने की खबर सुनाकर मुझे अपने से पीछे कर दिया। मेरे पिताजी इसकी कितनी तारीफ कर रहे हैं। नितिन मन ही मन कृष्णा से जलने लगता है। लड्डू खाओ नितिन। मैं नहीं खाता ऐसे बेकार लड्डू, मैं तो अपने दोस्तों के साथ पार्टी करने जा रहा हूं। ये कहते हुए वो वहां से निकल जाता है। नितिन का ऐसा व्यवहार देखकर रमेश को बहुत बुरा लगता है और वो उसके व्यवहार के लिए रामू और कृष्णा से माफी मांगता है। रामू और कृष्णा वापस अपने घर आ जाते हैं। अब स्कूल में हमेशा कृष्णा प्रथम आता था और नितिन उससे पीछे रह जाता था। इसलिए वो अपना ग्रुप बनाकर अपने अमीर दोस्तों के साथ कृष्णा का बहुत मजाक उड़ाता था और हर समय उसे नीचा दिखाने की कोशिश करता था। अरे देखो देखो, आ गया नौकर का बेटा। इसके पिताजी हमारे यहाँ नौकरी करते हैं, तो ये भी तो हमारा नौकर ही हुआ। ये कहते हुए नितिन और उसके दोस्त खूब हंसते हैं और कृष्णा का मजाक उड़ाते हैं। कृष्णा को बहुत बुरा लगता है, परंतु वो किसी से कुछ नहीं कहता। वो अपने माँ बाप को ये बात बताना चाहता था, परंतु ये सोचकर उसके पिताजी को ये बात कितनी बुरी लगेगी, वो उनसे कुछ नहीं कहता। इसी तरह दिन बीते जा रहे हैं। नितिन स्कूल में कृष्णा को नीचा दिखाने का कोई मौका नहीं छोड़ता था, परंतु कृष्णा बहुत समझदार बच्चा था और वो इन बातों पर ध्यान ना देकर अपनी पढ़ाई पर ध्यान देता है और हर विषय में सबसे आगे रहता है। अब नितिन और कृष्णा दोनों 10वीं कक्षा में आ जाते हैं। कृष्णा तो बहुत मन लगाकर अपनी पढ़ाई करता है, लेकिन नितिन अपने दोस्तों के साथ मोबाइल पर गेम खेलता रहता है। वो अक्सर अपने दोस्तों के यहाँ जाकर घंटों तक मोबाइल पर गेम खेलता रहता, जिससे कि उसका ध्यान पढ़ाई से हटने लगा था। नितिन अक्सर झूठ बोलकर अपने दोस्तों के यहाँ चला जाता कि वो वहां पढ़ने जा रहा है और वहां जाकर सारा दिन मोबाइल पर गेम खेलता रहता, जिससे कि उसका पढ़ाई में ध्यान कम होता जा रहा था। क्या बात है नितिन, तुम्हारी टीचर का फोन आया था, आजकल तुम पढ़ाई पर ध्यान नहीं दे रहे हो, तुम्हारा होमवर्क भी टाइम पर सबमिट नहीं होता है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है माँ, मैं दोस्तों के घर जाकर पढ़ता ही हूँ। हम लोग एक साथ बैठकर कंबाइंड स्टडी करते हैं। नितिन इसी तरह झूठ बोलकर अपनी मां को बहलाता रहता था। ऐसे ही समय बीता जा रहा था और 10वीं के फाइनल एग्जाम नजदीक आ रहे थे। कृष्णा अपना पूरा ध्यान पढ़ाई पर देता था और हर विषय में प्रथम आता था, परंतु नितिन पढ़ाई में कमजोर होता जा रहा था। अपनी मां से झूठ बोलकर एक दिन नितिन अपने दोस्त के घर जाता है। नितिन अपनी मां से कहता है कि वो ट्यूशन जा रहा है। उसी दिन ट्यूशन से उसके टीचर का फोन आता है और वो नितिन की मां से कहते हैं कि नितिन को क्या हो गया है, वो एक हफ्ते से ट्यूशन क्यों नहीं आ रहा। ये सुनकर नितिन की मां के होश उड़ जाते हैं। वो तुरंत नितिन को फोन लगाती हैं और उससे पूछती हैं कि वो कहाँ है। नितिन अपनी मां से साफ झूठ बोल देता है कि वो ट्यूशन में पढ़ रहा है। अब नितिन की मां को साफ समझ आ जाता है कि वो किसी गलत संगत में पड़ गया है और वो अपनी मां से झूठ बोलकर अपने दोस्तों के साथ समय बर्बाद करता है। अगले ही दिन नितिन के प्रिंसिपल नितिन के माता पिता को स्कूल में बुलाते हैं और उनसे कहते हैं, देखिए, मैंने आपको इसलिए बुलाया है कि मुझे लग रहा है कि नितिन किसी गलत संगत में पड़ गया है। पहले वो पढ़ाई में बहुत होशियार था, परंतु कुछ दिनों से वो ना तो स्कूल में मन लगाकर पढ़ाई कर रहा है और ना ही अपना कोई काम समय पर देता है। उसके सभी टीचर्स ने ऐसी ही शिकायत की है। आप लोग उससे बात कीजिए और उसे समझाइए, इस तरह से पढ़ाई का हर्जा ना करे। ये सब बातें सुनकर रमेश आग बबूला हो जाता है और नितिन की मां से कहता है, तुम उसकी मां हो, तुम्हें क्या पता नहीं चलता कि वो क्या कर रहा है। वो तुमसे झूठ बोल बोलकर अपने दोस्तों के यहां जाकर समय बर्बाद करता रहा और तुम्हें कुछ पता ही नहीं चला। आज नौबत यह आ गई है कि प्रिंसिपल हमें बुलाकर उसकी शिकायत कर रहे हैं। मैं आज ही उसकी खबर लेता हूं। घर आकर नितिन के माँ बाप नितिन को बुलाते हैं और उससे पूछते हैं, नितिन, मैं ये क्या सुन रहा हूं? तुम ना तो एक हफ्ते से ट्यूशन जा रहे हो और ना ही स्कूल में मन लगाकर पढ़ रहे हो। तुम्हारे सभी टीचर्स ने तुम्हारी शिकायत की है। आखिर तुम तो इतने अच्छे स्टूडेंट थे, फिर ऐसा क्या हो गया जो आजकल पढ़ाई पर बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहे? उनकी ये बातें सुनकर नितिन बहुत घबरा जाता है और जोर जोर से रोने लगता है।
पापा, मैं अपने दोस्तों की बातों में आ गया था। उनके साथ पढ़ने की बजाय मैं मोबाइल पर गेम खेलता रहता था। गेम खेलते खेलते मुझे उसकी लत लग गई और मैंने पढ़ाई पर ध्यान देना बिल्कुल बंद कर दिया। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, पर अब मैं क्या करूं? तुम आखिर इतनी बड़ी बेवकूफी कैसे कर सकते हो? तुम तो एक अच्छे स्टूडेंट थे, समझदार बच्चे थे, फिर ऐसी गलती क्यों की? अब तुम्हारे 10वीं की परीक्षा सर पर है और तुमने कोई पढ़ाई या तैयारी नहीं की है। पापा, 1 हफ्ते में पेपर शुरू है और मेरी बिल्कुल भी तैयारी नहीं है। इस बार तो मैं फेल हो ही जाऊंगा। मैं क्या करूं? मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। देखो, तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो गया है। तुम्हारे पास अभी भी कुछ दिन बाकी हैं। कृष्णा पढ़ाई में बहुत होशियार है। मैं उससे कहता हूं कि वो तुम्हारी कुछ मदद कर देगा और तुम्हारे साथ बैठकर ही तैयारी भी करेगा। इससे तुम्हें काफी मदद मिलेगी। पर पापा, क्या कृष्णा मेरी मदद करेगा? मैंने तो उसके साथ बहुत बुरा व्यवहार किया है, हमेशा उसका मजाक उड़ाया और उसे नीचा दिखाया। कृष्णा बहुत अच्छा बच्चा है। मैं अभी रामू से कहता हूं कृष्णा को यहीं बुला ले और कुछ दिन कृष्णा यहीं रुक जाएगा। तुम दोनों एक साथ एग्जाम की तैयारी करना और तुम्हें कुछ भी समझ में ना आए तो तुम कृष्णा से समझ लेना। रमेश रामू से कहकर कृष्णा को अपने घर पर बुलवा लेता है। कृष्णा पढ़ाई में बहुत होशियार बच्चा था। उसने पहले से ही एग्जाम की सारी तैयारी कर रखी थी, इसलिए उसने नितिन की पूरी मदद करने की कोशिश की और उसे एग्जाम की पूरी तैयारी करवाई। स्कूल में एग्जाम शुरू हो गए। दोनों बच्चे एग्जाम देने जाने लगे। कृष्णा के साथ साथ नितिन के एग्जाम भी ठीक से हो गए। रिजल्ट आ गया। कृष्णा तो हमेशा की तरह पूरे स्कूल में प्रथम आया, लेकिन नितिन भी अच्छे अंकों से पास हो गया। नितिन के माता पिता बहुत खुश हुए और उन्होंने रामू और कृष्णा का बहुत शुक्रिया अदा किया। कृष्णा, तुम्हें बहुत बहुत मुबारक हो। तुम हमेशा की तरह स्कूल में प्रथम आए हो और तुमने जो मेरे बेटे की मदद की उसकी वजह से आज वो भी अच्छे अंकों से पास हो गया। भगवान तुम्हें हमेशा सफलता दे। नितिन कृष्णा का शुक्रिया अदा करता है। कृष्णा, तुमने मेरी बहुत मदद की है। मैंने तुमसे अच्छा व्यवहार नहीं किया, परंतु फिर भी तुमने मेरी मदद की। तुम बहुत अच्छे इंसान हो। देखो नितिन, तुम एक समझदार बच्चे हो और पढ़ाई में भी अच्छे हो। मुझसे वादा करो कि तुम आगे से कभी भी बुरी संगत में नहीं जाओगे, मन लगाकर पढ़ाई करोगे और अपने माँ बाप का नाम रोशन करोगे। इस तरह से दोनों बच्चे खूब मन लगाकर पढ़ने लगते हैं और जिंदगी में सफलता की तरफ बढ़ते जाते हैं।